class 11 students, welcome to online classes, and today we are going to start a new chapter, chapter 4, motion in a plane. This chapter is also called motion in two dimension. 2D शॉर्ट में भी बोल देते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन. क्यों बोलते हैं टू डायमेंशन? इस सब चीज को आज समझेंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट टर्म से रिलेटेड है. तो लेट्स स्टार्ट. हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट वेक्टर्स इन अ प्लेन. ये आज हम लोग देखेंगे, आज ये वाला टॉपिक को हम लोग समझेंगे. दूसरी चीज देखेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन. रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब इसको 2D में या फिर बोल सकते हैं प्लेन में हम लोग समझेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. ये थोड़ा लंबा रहने वाला होगा. और फिर आखिरी में हम समझेंगे सर्कुलर मोशन. और देखेंगे ये जो रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, ये एक्चुअली ऑल दिस थ्री कम्स अंडर मोशन इन अ प्लेन. इस चीज को हम लोग वन बाय वन समझेंगे. बट आज के लिए हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर्स इन अ प्लेन. हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स इन अ प्लेन, एक्चुअली वो थोड़ा बहुत रिलेटेड है जो हमने वेक्टर्स पहले पढ़ा था. सो अगर आज आपको समझना है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, सो आई विल इंसिस्ट यू टू गो एंड सी दैट टू प्रीवियस वीडियो ऑफ वेक्टर विच आई हैव ऑलरेडी शेयर द लिंक ऑफ, है ना. हमने दो वेक्टर के लेक्चर देखे थे जिसका वीडियो मैंने शेयर किया था, और उसको आप पहले देखिए, उसको समझिए, तब जाकर ही आज का थोड़ा बहुत और आपको आगे का समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थिंग विच इज वेक्टर इन अ प्लेन. सो लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म मोशन इन अ प्लेन. सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है. हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं. हमने देखा था थर्ड चैप्टर में कि थर्ड चैप्टर में क्या हो रहा था. एक ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा था, एक डायरेक्शन में जा रहा था. या तो वो जाता था आगे, या तो वो पीछे आता था, या तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता था, जैसे कि एक स्टोन को फेंका गया ऊपर, या तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आता था जब उसको छोड़ दिया गया. तो जो भी मोशन हो रहा था ना, वो एक डायरेक्शन में होता था, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं एक एक्सिस में होता था. हम जानते हैं ना एक्सिस के बारे में, एक्स वाई जेड एक्सिस के बारे में जानते हैं हम. तो यहां पर चैप्टर 3 में जो भी हो रहा था उसको हम बोलते थे मोशन इन वन डायमेंशन. मोशन इन वन डायमेंशन. और ऐसा क्यों बोलते थे हम लोग? Why we were saying so? Because whenever the motion was happening, it was in one direction only, in one dimension. इसका मतलब कि उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक डायमेंशन ही काफी था. सिर्फ एक डायमेंशन, एक्स एक्सिस ही काफी थी. मगर ऐसा नहीं होगा जब हम लोग आज के या फिर इस बार के चैप्टर 4 में देखेंगे एग्जाम्पल में. तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, क्योंकि समझना तो इसको अच्छे से है ही. तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. पहला एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टावर. देखो ये एक एग्जांपल, ये एक टावर है. यहां पर एक आदमी ने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, और वो ऑब्जेक्ट कैसा मूव करेगा, इस पे ध्यान दीजिएगा.
ये ऑब्जेक्ट फेंका गया, कुछ वेलोसिटी से फेंका उसने, और वो ऑब्जेक्ट कैसा मूव करेगा? कुछ ऐसा मूव करेगा। वो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा मूव करेगा। एक ऑब्जेक्ट को टावर से फेंका, यूं फेंका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना, यूं फेंका, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा मूव करेगा। किसी भी वेलोसिटी, मान लो यू वेलोसिटी से फेंका, तो क्या करेगा ऑब्जेक्ट? क्या करेगा? कुछ आगे जाएगा, देखो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है कि नहीं, और कुछ नीचे भी आएगा, यानी कि डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ भी मोशन हो रहा है और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी मोशन हो रहा है। नीचे डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, ये तो था ना हमारा एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, हम इतना तो जानते हैं, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। ऐसे मोशन एग्जांपल होंगे मोशन इन अ प्लेन। अब प्लेन क्यों बोलते हैं? ये 2 डायमेंशन तो समझ में आ गया होगा। देखो एक्स में भी मोशन हो रहा है, वाई में भी, यानी 2 एक्सिस दिखाने चाह रहे, 2 एक्सिस दिखाना पड़ेगा हमको जब इसके मोशन के बारे में हम लोग को स्टडी करना है तो, या 2 डायमेंशन बताने पड़ेंगे, 2 डायमेंशन बताने पड़ेंगे। लेंथ, सॉरी आगे जो लेंथ बोलेंगे उसको आप, आगे जो बढ़ रहा है उसको, और डेप्थ भी बताना पड़ेगा कितने नीचे जा रहा है। ओके, और यहां पर प्लेन क्यों बोल रहे हैं, ये देखो एक्चुअली 2 प्लेन जब होते हैं, सॉरी 2 एक्सिस जब होते हैं, एक्स और वाई, 2 डायमेंशन जब होते हैं, तो इस बोर्ड पे देखो ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये दोनों मिलकर एक सरफेस क्रिएट कर रहे हैं, एक सरफेस, एक प्लेन क्रिएट कर रहे हैं, बोलूंगा मैं, एक प्लेन क्रिएट कर रहे हैं। इस प्लेन में ही ये ऑब्जेक्ट कुछ ट्रेवल करेगा। अरे ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसा, अगर वो एक उस प्लेन को ले लूं मैं, उस परत को ले लूं मैं, परत को ले लूं जहां पर वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया होगा। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं, हवा जो चल रही है ना वहां पर, उस सब चीज को नेग्लिजिबल मानूं, मतलब कोई तेज हवा नहीं चल रही वहां पर, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आगे ऐसे हवा के कारण ऐसे इधर उधर नहीं मूव हो रहा, वो आगे जा रहा है और नीचे जा रहा है। तो ये जो परत है ना, ये एक प्लेन कहलाएगी, एक प्लेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एक प्लेन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लेन। हवा लगी, थोड़ा हवा लगी है ना, क्या कुछ आइडिया आया है ना, थोड़ा सा फीलिंग आया तो समझ में आता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या पढ़ने वाले? मोशन इन अ प्लेन देखेंगे। ये सब चीजें अच्छे से पढ़ने वाले हमने, बाय द वे। और कोई एग्जांपल? तो चलो एक एग्जांपल और बताता हूं, एक एग्जांपल और, ऐसा ही कुछ एग्जांपल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। वो एग्जांपल कहलाएगा कैनन प्रोजेक्टेड टू अ टारगेट। क्या बोला मैंने? मान लो आपने देखा होगा पिक्चरों में, पुरानी पिक्चरों में भी, या फिर कुछ अच्छी राजा महाराजा वाले पिक्चरों में आपने देखा होगा, कुछ ऐसे तोप होते थे, कुछ ऐसे तोप होते थे भी। तोप मतलब वही जो तोप के गोले फेंकते हैं, यूं। तो तोप कैसा चलता था? तोप से जाता हुआ गोला कैसा जाता था? कुछ ऐसा ही जाता था। कुछ ऐसा जाता था, है ना, यूं ऊपर जाएगा फिर उसके बाद नीचे जाएगा। होता था क्या? ऐसा होता था, है ना, ऐसा ही होता है। अरे दिखता तो ऐसे ही था और होता भी एक्चुअली ऐसे ही। कुछ वेलोसिटी से वो फेंकाता था और फिर आगे जाके सबसे हाइट अटेंड करता था, सबसे ज्यादा हाइट अटेंड करता था, उसके बाद डीप होता था। और एक्चुअली ऐसा ही होता है जब बुलेट को शूट किया जाता है गन से। गन से जब बुलेट को शूट किया जाता है ना, तो हम क्या सोचते हैं? वो सीधा ही जाता होगा, बिल्कुल सीधा जाता होगा। अरे टारगेट जब पास में रहे तो हम मान सकते हैं वो सीधा है, मगर जब वो बहुत दूर में होता है ना, तो वो टारगेट के थोड़े ऊपर निशाना लगाना पड़ता है, तब जाकर वो थोड़ा डीप होगा और जाकर निशाने में पड़ेगा। और वैसे ही कुछ हो रहा है कैनन में, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको फेंका गया, इस मिसाइल को या गोले को बोलो आप, फेंका गया तो वो कुछ हाइट अटेन करेगा, फिर उसके बाद फिर नीचे आने लगेगा। पहले ऊपर जाएगा, यानी कि एक बार ऊपर जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, और उसके बाद फिर नीचे भी आ रहा है। तो इस देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा है, एक्स ये वाई माइनस में वाई प्लस में माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक। एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा है और वाई एक्सिस में ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। यानी कि ये किस प्रकार का डायमेंशन है? ये भी एक प्लेन में हो रहा है। जो भी हो रहा है ना, आप एक परत में देखो, एक बोर्ड एक परत है और ये बॉल कुछ इसी में ही ट्रेवल करने लग जाएगी। अगर बॉल को मैं यूं कैनन बॉल बोल लो या फिर गोला बोल लो, वो कैसा ट्रेवल करेगा? बिल्कुल एक परत में हम लोग उसका मोशन को देख सकते हैं।
आगे बढ़ रहा है, एक बार ऊपर जाकर पहुंचकर फिर नीचे जा रहा है. दिस काइंड ऑफ मोशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन या टू डायमेंशन. इसको भी पढ़ेंगे हम लोग. बाय द वे इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ऐसे में भी देखेंगे क्या होता है. और एक एग्जांपल देखते हैं जो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से जोड़ पाएंगे. रिलेटिव वेलोसिटी से जोड़ पाएंगे तो एक एग्जांपल है रेनफॉल. एक एग्जांपल में हम लोग ये बोल सकते हैं while the wind is blowing. मतलब इसका ये हुआ कि बादल है, बारिश हो रही है, बादल है, बारिश हो रही है, और हवा भी चल रही है. मान लो हवा चल रही है यू वेलोसिटी की, मान लो हवा चल रही है यू वेलोसिटी की, जिसके कारण से ये पानी जो सीधा गिरना था वो सीधा ना होकर टेढ़ा गिरने लगता है. ये क्या बड़ी बात होगी सर? ये कोई बड़ी बात नहीं हुई. पहले सीधा गिर रहा था, पानी सीधा गिर रहा था, मतलब वो मोशन इन वन डायमेंशन था. मगर हवा भी चलने लग गई तो अब वो नीचे तो जाएगा, साथ में थोड़ा सा डिस्प्लेस भी हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरफ भी मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन होगा. मतलब ये फिर क्या कहला गया? मोशन इन टू डायमेंशन. अब इसको देखो, ये रिलेटिव वेलोसिटी से भी खेल सकते हैं हम लोग इसमें. क्या? क्योंकि हम लोग जब छतरी खोल के चलेंगे, पानी अगर सीधा गिर रहा हो तो हम छतरी को ऊपर रखते हैं, सीधा रखते हैं. मगर जब पानी हवा तेज चल रही हो उस समय गिरे तो हमको छतरी को थोड़ा बैंड करके चलना पड़ता है. जितनी ज्यादा तेज हवा रहेगी उतना ज्यादा बैंड करना पड़ता है. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी वाली भी बात आ जाती है, कितने एंगल पे आपको छतरी को बैंड करके रखना पड़ेगा अगर इतनी तेज की हवा चल रही. तो ये सब चीजें होती है जो मोशन इन प्लेन में भी हम लोग देखेंगे. ये सिर्फ एग्जाम्पल था. We will see about the important terms related to it. First of all, in vector in a plane. So let's start that term. Let's start that topic, vector in a plane. So let us understand vector in a plane. सबसे पहले तो इस चीज को समझने के लिए आपको वेक्टर क्या होता है और वेक्टर में क्या क्या होता है इसको समझना था, जो कि YouTube में मैंने इसका शेयर किया है लिंक को. इसको आप पहले समझे और आज ये बात को समझे. तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर. बाय द वे मैंने वहां पर भी यूनिट वेक्टर बताया था, एक बार रिवीजन हो जाए. यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर, मान लो वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी ले लिया वेक्टर ए. तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसका खुद का मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, और इसका डायरेक्शन होता है, और इसका डायरेक्शन होता है. ठीक. तो हम मान लेते हैं कि एक ऐसा वेक्टर होता है, वेक्टर हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एज 1 यूनिट. मतलब यूनिट वेक्टर होता क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन होता है. ठीक, डायरेक्शन कैसे होता है वो समझ में आ जाएगा. मगर उसकी खुद की जो मैग्नीट्यूड होती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो उसके 1 यूनिट के बराबर होती है. वॉट एवर इट इज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी हो, मगर उसकी सिर्फ डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है. तो चलो ये ए वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर मैं बोल सकता हूं, लिखूंगा कैसे? ए कैप. हम लोग यूनिट वेक्टर को ना हमेशा ऐसे ही शो करते हैं. कोई भी अल्फाबेट ले लो जिसका वेक्टर बनाना है और उसके ऊपर एक कैप लगा दो, कैप ऐसा लगा दो, वो बन गया यूनिट वेक्टर. ये बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में बाय द वे. ठीक. तो ये जो ए वेक्टर है इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा? ये ए वेक्टर में दो चीजें होती है, एक होता है इसका मैग्नीट्यूड और एक होता है इसका डायरेक्शन. तो देखो यूनिट वेक्टर में क्या चीज हमको पता चलेगी? यूनिट वेक्टर में हमको उसका डायरेक्शन ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड तो खुद 1 के बराबर है. मगर उसको अगर मैं किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पूरे वेक्टर की वैल्यू का ज्ञान हो जाएगा, पूरे वेक्टर के वैल्यू पता चल जाएगी. तो ए डॉट ए यूनिट वेक्टर, ए डॉट या ए मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर, सॉरी ए मल्टीप्लाइड बाय ए कैप मुझे क्या दे रहा है? कंप्लीट ए वेक्टर.
क्या समझ में आया? इससे अपने को ये समझ में आता है कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यानी ए कैप की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक, मतलब क्या हुआ, यहां से या फिर यहां से, इसमें से हमको पता चल रहा कि एक वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड टाइम्स द यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड टाइम्स द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वो पूरा वेक्टर की वैल्यू पता चल जाएगी। थोड़ा सा आइडिया आया? यूनिट वेक्टर का यूज क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों को डायरेक्शन पता करना है। क्यों डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपल उसकी वैल्यू, और उसमें आप उसका डायरेक्शन को भी ऐड कर दो। देखते हैं अभी डायरेक्शन के बारे में क्या खेल खेलने वाले, अगली ही चीज होती है। क्या ये बात समझ में आई? थोड़ा सा इसमें हवा लगा, अगर ये क्लियर हुआ तब ये आगे की चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और आगे की चीज बनती है हमारे लिए आगे की चीज बनती है जो पुरानी चीज थी, हमारी पुरानी चीज थी, वो था, पुरानी चीज थी कि हम एक वेक्टर को किस प्रकार से शो करें, हम एक वेक्टर को किस प्रकार से शो करें। हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमने क्या पढ़ लिया था पहले ही, कि रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर हमने पहले ही पढ़ लिया था। देखो क्या पढ़े थे हमने, कि एक वेक्टर है, ये वेक्टर बी है मान लो, और एक वेक्टर है वेक्टर ए। ओके, ये दोनों वेक्टर एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट मान लो आर वेक्टर है। तो हमने पहले ही जान लिया था कि आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ये तो हमने पहले ही देख लिया था। मगर यहां पे एडिशन ये नहीं होता सिंपल कि मान लो आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, ये 4 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, तो 4 + 5 कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कौन सा एडिशन है, इसके लिए हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके लिए हमने पढ़ा था उसमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें मतलब वेक्टर्स जब पढ़ रहे थे तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें क्या क्या था, एक था ट्रायंगल लॉ और एक था पैरेललोग्राम लॉ, ठीक, और एक था पॉलीगॉन लॉ, मगर वो इन दोनों में से ही मिलजुल कर कुछ बना था। तो ये दोनों थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से पैरेललोग्राम से क्या, या ट्रायंगल लॉ से क्या आता था कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ये पुरानी बात है, मैं रिवाइज करके ही बता रहा हूं, मैं उसके अंदर का डेरिवेशन नहीं, उसमें चेक करिएगा। तो वो होता था a² + b² + 2 × a × b cos थीटा, ये होता था आर का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर आर वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते थे हम, ये ए का मैग्नीट्यूड को स्क्वायर कर दो, बी का मैग्नीट्यूड को स्क्वायर कर दो, और ये जो थीटा जो है ना, वो क्या था, ए और बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल, ठीक। ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात थी, तो डायरेक्शन के लिए हमें कभी भी ना डायरेक्शन पता करना रहता है ना। सो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू नो इट विद द हेल्प ऑफ एंगल। अरे हमको पता चल जाए कि ए वेक्टर ऐसा काम कर रहा, उससे बीटा डिग्री में एक रिजल्टेंट बन रहा, तो उसका डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए भी एक डेरिवेशन था जिसमें पता चला था कि tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये आता था हमारे पास वेक्टर एडिशन में। ये आता था, सॉरी, वेक्टर का एंगल पता करने के लिए tan बीटा, यहां से बीटा की वैल्यू निकल जाएगी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक दिख रहा है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक। तो ये चीजें पहले ही हो गई थी, यहां से मैग्नीट्यूड पता चलता था और यहां से डायरेक्शन, यहां से मैग्नीट्यूड और यहां से डायरेक्शन। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब देखिए यहां पर जो हमें ये पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा बैंड कर रहा हूं। अब देखो ये एंगल जो थीटा है ना, उसको मैं कुछ भी ना रखकर मैं डिसाइड करता हूं क्या होगा। सो लेट अस सी, इसी की जगह वेक्टर बी ऐसा हो गया, वेक्टर ए ऐसा हो गया,
और इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन रहा आर वेक्टर। ठीक, अभी भी यही बात होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये सब चीज को हटा दिया जाए। ठीक, यही चीज हो गई। हाँ, मैंने अभी क्या किया है, मैंने अभी ये किया है कि अब मैं इसको थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से शो करना चाहता हूँ। क्या शो करना चाहता हूँ, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ए को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दिखाया मैंने। ठीक, बी को वाई एक्सिस के डायरेक्शन में दिखाया है, एक्स वाई एक्सिस के। ओके, ठीक, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, चलो 90 डिग्री होता है। अच्छा, अब एक और चीज देखना, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर, एक्सिस के डायरेक्शन में ये जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड यानी कि ओरिजिन से इस वेक्टर की दूरी। अरे हम लोग क्या करते थे, कोई भी पॉइंट लेते थे, है ना, तो वो एक्स एक्सिस में कितना आगे बढ़ रहा है और वाई एक्सिस में कितना आगे है, तो एक्स वाई बनता था, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई ऐसा कुछ बनता था। तो वैसे ही यहां की दूरी को क्या बोलूंगा मैं, ये बन जाएगा मेरे लिए एक्स। ठीक, ये बन जाएगा मेरे लिए एक्स। तो मान लेता हूं ये ओ ए एक्स के बराबर है, यानी क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे बोल रहा हूं ओ ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक, और वैसे ही यहां पर ओ बी इज इक्वल टू वाई, स्मॉल वाई, क्यों, उतनी ऊंचाई, तो ओ बी इज इक्वल टू वाई। ठीक, अब देखो एक वेक्टर है आर वेक्टर, उसका एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड और वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड एक्स और वाई बता दिया मैंने, ओ बी और ओ ए, है कि नहीं। अब देखो एक और बात, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़ा, तो यूनिट वेक्टर के हिसाब से मैं एक नया चीज आपको बता रहा हूं कि दैट हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेता हूं, उसका नाम रखता हूं मैं आई कैप। क्या बोला मैंने बोला कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर लेता हूं। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है और उसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। तो ये आई कैप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, आई ऊपर में कैप, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेता हूं जिसका नाम है जे कैप। ठीक, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप। ठीक, तो आई कैप और जे कैप क्या है, आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस डायरेक्शन। ठीक, ओके, तो देखो मैग्नीट्यूड है एक्स और यूनिट वेक्टर है आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वाई, ओ बी वाई, और यूनिट वेक्टर है जे कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ओ ए और ओ बी अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप लिख सकता हूं। अरे याद आ रहा है ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इंटू ए, है ना। तो ओ ए वेक्टर ये भी तो हो सकता है, ओ ए वेक्टर। अरे देखो इसका आर वेक्टर दो रिजल्टेंट से बन सकता है वाली बात बताए थे हमने। तो ओ ए, ये ए समझ लो, ओ ए को ए समझ लो, अरे पोजीशन वेक्टर बन गया, वो ओ से चालू हो रहा है। तो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर मिलाकर रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है अभी के हिसाब से। सो सी ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, और देखो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू वाई जे कैप। क्या बात सही है, वाई उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। ठीक, तो ये बात भी हो गई। अब देखो इसके हिसाब से मैंने अभी बोला ना कि रिजल्टेंट है ये आर वेक्टर, क्या है, रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो गया और उसको शो करने का तरीका बता दिया। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो यहां से ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, अरे इसी का तो रिजल्टेंट है वो, इन दोनों से तो मिलकर बना, या फिर ये जो है वो उन दोनों को बना रहा है, कंपोनेंट बना रहा है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है,
एक प्लेन में, एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन में, एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन में हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको? एक कॉमन तरीका हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स और वाई क्या है? मैग्नीट्यूड इन एक्स एंड वाई एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इन एक्स एंड वाई एक्सिस। और आई कैप और जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर्स एक्स और वाई एक्सिस में। और आर वेक्टर हमारा उसका टोटल वेक्टर हो गया। ये बड़े काम की चीज है। ऐसे ही हम लोग इसको आगे देखेंगे कि कैसे बार बार ऐसी चीजें आएंगी, इस प्रकार से एक्सप्रेशन आएगा। चलो अब देखते हैं कि ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर है, उसका हम डायरेक्शन कैसे, सॉरी मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपने को मालूम था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर था, तो हम क्या करते थे? आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रखते थे, है ना। तो असल में क्या लेते थे हम? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते थे और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो चलो यहाँ पे भी ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? x है, और ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? y है। तो यहाँ पर आर वेक्टर की जगह ए बी की जगह क्या आ जाएगा? x और y आ जाएगा। अरे मैग्नीट्यूड ही आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है? यहाँ पे x और y, देखो x मैग्नीट्यूड y मैग्नीट्यूड, ठीक। आई कैप और जे कैप तो उसके वेक्टर डायरेक्शन बता रहे हैं, यूनिट वेक्टर है। तो चलो इसमें से देखो, यहां पर इसको मिटा देता हूं। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा, ये थीटा की वैल्यू देखते हैं। ए और बी के बीच का एंगल अभी बताया था मैंने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री। तो चलो यहां पर 90 डिग्री लिख देता हूं। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। बहुत बढ़िया, तो 0 होती है, मतलब इसके जगह मैं 0 लिख देता हूं। ये हो गया 0, यानी कि ये पूरा टर्म 2xy इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ क्या बचा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो। मैग्नीट्यूड को हम कैसे शो करते हैं? ये आर वेक्टर हो गया, उसका मॉड, फिजिक्स में ऐसे ही शो करते हैं। आपको बहुत बार मिलेगा एनसीईआरटी में कि आर वेक्टर, उसके सामने और पीछे 2 लकीर, उसको जेल में बंद कर दिए, है ना। तो वो क्या बता रहा है? उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। सीधा आर लिख दो, या फिर कहीं ऐसा भी दिखे तो समझना है कि इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन, ठीक। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन के लिए फिर वही बात, इसका बीटा एंगल पता कर लो, बीटा एंगल पता कर लो। तो tan बीटा इज इक्वल टू, पहले क्या होता था? पहले होता था b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ठीक। थीटा की वैल्यू क्या थी? थीटा था यहाँ पे 90 डिग्री, तो हर जगह 90 रख दो, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा एक और चीज, x और y यहाँ पे क्या है? सॉरी, b और a क्या है? b असल में है यहाँ पे y के बराबर। अरे वहां पे क्या लेते थे? b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे? देखो y, a का मैग्नीट्यूड x, तो इसीलिए x और y रख देते हैं। साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो चलो y इंटू 0, यानी कि ये हट गया, y इंटू 0 मतलब ये हट गया, और y इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। तो क्या बच रहा है आखिरी में? tan बीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, tan बीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो यानी कि आपको करना क्या रहेगा? जब एंगल पता करना है, whenever you have to calculate the angle of a vector, resultant vector या r vector from the horizontal, तो आप क्या करो? y अपॉन x कर दो, मतलब इधर के मैग्नीट्यूड को, सॉरी, या इधर के मैग्नीट्यूड को इधर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको एंगल पता चल जाएगा। अब आप बोलोगे सर tan बीटा पता चला, तो tan बीटा क्या हुआ? बीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? tan इनवर्स y अपॉन x। ये आपको एंगल बता देगा, इसकी वैल्यू आपको एंगल बता देगी। ये बात समझ में आई? ये पुरानी चीजों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पुरानी जो समझे थे उसी को हम लोग रिलेट कर रहे हैं। देन वी गॉट tan बीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। सो दिस इज द वे टू गेट r वेक्टर इन फॉर्म ऑफ i कैप, j कैप, k कैप भी होता है अगर 3 डायमेंशन पढ़ेंगे तो, y, x और z। तो z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है k कैप, ओके। मगर उसको हम लोग बाद के लिए बचा के रखते हैं। दिस इज इट फॉर वेक्टर रिजोल्यूशन, ओके, वेक्टर रिजोल्यूशन। अच्छा, इसी का थोड़ा सा अलग पार्ट होता है, एक वेक्टर दे दिया जाए और उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट बताना है, उसके क्या क्या पार्ट है उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, उसको हम लोग समझते हैं। चलिए
So now let us understand rectangular resolution of vector in a plane. अब एक प्लेन में एक वेक्टर है, पहले से पता है हमको. सो मान लो वो वेक्टर है, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन O, और यहां से एक वेक्टर का पता है आपको r वेक्टर, ये दिया हुआ है ओ आर, ठीक, ओ आर पता है, और इसको हमने आर वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर बोल दिया, ठीक. अब आपको इसका कंपोनेंट बताना है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, और ऐसा क्यों करते हैं वो भी समझेंगे हम, ठीक. तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हम क्यों ऐसा पता करते हैं, क्यों इसका रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन करते हैं, ये समझो. वी ऑलरेडी नो, हमको पहले से पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है. ऑलरेडी वी नो कि हम लोग समझते हैं कि एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वाई एक्सिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन. तो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर मिला जैसे कि ओ आर, तो हम उसको एक रेफरेंस में रखकर, रेफरेंस फ्रेम में रखकर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से कंपेयर कर सकते हैं. मतलब कि उसका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा, वर्टिकल से कितना एंगल बन रहा, ये पता चल जाए तो उसको हम अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे कि उसका डायरेक्शन क्या है. मैग्नीट्यूड डिफाइन करना तो बहुत आसान है, मगर उसका हॉरिजॉन्टल डिफाइन करना, वर्टिकल डिफाइन करना, उसके बीच में एंगल डिफाइन करना, उससे हमको आइडिया मिलेगा कि इसका एंगल क्या है. ओके, एक और चीज, ये एक्स और वाई एक्चुअली हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी देते हैं जिससे हम लोग इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं. अभी देखेंगे हम लोग. लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स सी, मान लो ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, एक वेक्टर दिया हुआ है आर, ओ आर वेक्टर है, उसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल आर वेक्टर. तो इसकी एक्स एक्सिस में मैं लंबाई देख लेता हूं, एक्स एक्सिस में लंबाई स्मॉल एक्स, पिछली वाली कहानी, और वाई एक्सिस में इसकी लंबाई वाई हो गई, ठीक. नाम दे देता हूं उसे. ये जो आर वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में कितने दूर तक है, तो ओ ए दूर तक है, और ये ओ बी दूर तक है, ठीक. ठीक, अब एक बात यहां पे हम लोग देखते हैं कि मैं इसके बीच के एंगल को बीटा बोल रहा हूं. ओके, तो यहां पे देखो, ये y जितना हुआ, ये y जितना भी है, ये y जितना भी है उतना ही ओ भी होगा. ओ भी क्या है, y के बराबर है, और ओ भी जितना होगा वही ए आर के बराबर होगा. अरे क्यों नहीं होगा, एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है ना, तो सामने के साइड्स इक्वल होंगे. तो मैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसे भी y बोल सकता हूं, y तो हमारा मैग्नीट्यूड ही है ना. तो देखिए, ये जो है ओ ए और ओ बी, इस आर वेक्टर के कंपोनेंट है. कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब होता है कि इस आर वेक्टर को अगर दो भाग में बांट दूं मैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो आपको पता चलेगा. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक ऑब्जेक्ट को फेंका मैंने हाइट से, तो वो आगे भी बढ़ रहा और नीचे भी जा रहा. तो अगर आगे कितना जा रहा है और नीचे कितना जा रहा है, ये अलग अलग पढ़ाई करूं मैं, इसकी अलग अलग स्टडी करूं तो भी सही है. और ये मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि रैंडम डायरेक्शन में वो जा रहा तो कितना आगे और ऊपर नीचे मिलकर जा रहा, दोनों को पढ़ना थोड़ा कठिन होगा. क्यों ना मैं ऐसा करूं, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ रहा और वाई एक्सिस डायरेक्शन में कितना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, अलग अलग इसको स्टडी करूंगा. तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूं किसको, एक वेक्टर को ब्रेक कर रहा हूं, किसी भी वेक्टर को. तो देखो, ये ओ ए एक वेक्टर हो सकता है, ओ बी वेक्टर हो सकता है. ये आर वेक्टर को तोड़कर मैंने दो एक्सिस में इसके कंपोनेंट निकाल दिए, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, ओ ए और ओ बी, जिसका मैग्नीट्यूड एक्स हो गया ओ ए का, और इसका यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन बताएगा, और इधर का यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन बताएगा ओ बी का. ये तो अभी देखिए यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप होता है और यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप होता है. तो यहां से हमको पूरा आइडिया मिल जाएगा. मगर अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कंपोनेंट में तोड़ेंगे. तो देखिए, ये ट्राइंगल को देखो, ये जो ट्राइंगल है ओ आर ए, या बोल लो ए ओ आर ट्राइंगल में ये एंगल बीटा है, ठीक है, ये एंगल बीटा है. और ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री है. क्या किया था मैंने, उसको ड्रॉप करके नीचे में पता किया था कितना दूर है वो, तो वो तो 90 डिग्री हुआ. तो इन ट्राइंगल ए ओ आर
देखो AO क्या है, x के बराबर है, AR क्या है, y के बराबर है, और OR क्या है, r के बराबर। r वेक्टर था मगर उसका मैग्नीट्यूड r मान लेता हूं। ठीक, तो चलो यहां पर cos बीटा कितना होगा, cos बीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है x और हाइपोटेनस है r। cos बीटा इज इक्वल टू बेस है x अपॉन r। तो यहां से मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगा मुझे कि r इज इक्वल, सॉरी यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू r cos बीटा। ठीक, x इज इक्वल टू r cos बीटा। यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे एक r वेक्टर मालूम है और उसका बीटा एंगल मालूम है हॉरिजॉन्टल से, तो मैं उसका x एक्सिस में कंपोनेंट पता कर सकता हूं, x इज इक्वल टू r cos बीटा। ठीक, x की वैल्यू पता कर सकता हूं r cos बीटा। मतलब मुझे वेक्टर r बस पता है और मैं उसका x कंपोनेंट पता करना चाह रहा हूं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन करना चाह रहा हूं मैं उसका, है ना, उसको x एक्सिस और y एक्सिस में डिफाइन करना चाह रहा हूं, कंपोनेंट तोड़ना चाह रहा हूं। तो मुझे कंपोनेंट तोड़ने के लिए x की वैल्यू पता करनी होगी, वो होगा r cos बीटा के बराबर। ठीक, अब उसी तरीके से इसी ट्रायंगल में देखो, इसी ट्रायंगल में साइन बीटा कितना होगा। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर y हाइपोटेनस r, y अपॉन r। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन बीटा। यानी कि मुझे जब y एक्सिस का कंपोनेंट चाहिए, इस r वेक्टर का y एक्सिस का कंपोनेंट चाहिए, तो मैं सिंपल y की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे हो जाएगा, r मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, यानी साइन ऑफ बीटा, ये जो एंगल बीटा दिया रहेगा उसका साइन निकाल दो और r से मल्टीप्लाई कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, तो इसका कंपोनेंट मिल जाएगा हमको y एक्सिस के डायरेक्शन में। तो दोनों मिल गया हमको। और असल में हम क्या रहे हैं, एक वेक्टर को दो एक्सिस में तोड़ दे रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि दो एक्सिस हमारी परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसमें हमें स्टडी करना आसान होगा, वरना रैंडम डायरेक्शन में स्टडी करना बहुत कठिन होगा। और इसको एग्जांपल के थ्रू आप और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए समझो कि x इज इक्वल टू r cos बीटा, यानी कि x एक्सिस के डायरेक्शन में आपका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का और y एक्सिस के डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का। और ऑलरेडी आपको मालूम है j कैप और i कैप ये दोनों तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के फॉर्म में देने वाले, तो डायरेक्शन भी पता चल गया और मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। ठीक, ये बात हुई। अब चलो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं और इन्हीं सारी चीजों को समझते हैं जो अभी हमने समझा। So let us understand this numerical and let us solve this first. देखिए क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब या तो x एक्सिस वाला या तो y एक्सिस वाला एक वेलोसिटी का कंपोनेंट 50 किलोमीटर पर आवर है। मतलब आपको क्या दिया है, एक वेलोसिटी की वैल्यू दी है 100 किलोमीटर पर आवर, उसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 50 किलोमीटर पर आवर है। तो फाइंड द अदर कंपोनेंट। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही कुछ लोगों के विकेट यहीं गिर जाते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल रहा है, एक वेलोसिटी दिया हुआ है v इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब इसका एक कंपोनेंट मतलब कि ये कुछ ऐसा दिया है x एक्सिस y एक्सिस, ठीक, एक वेक्टर ऐसा दिया है v, इसकी वैल्यू है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और इसमें से एक कंपोनेंट मान लो vx, मान लेते हैं हम लोग vx, वेलोसिटी का x कंपोनेंट 50 किलोमीटर पर आवर के बराबर दिया है। कोई सा भी ले सकते हैं आप y भी ले सकते हैं, मगर मान लेते हैं चलो vx 50 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है अदर कंपोनेंट को पता करो, मतलब अदर कंपोनेंट कौन सा होगा, अदर कंपोनेंट होगा ये वाला, कौन सा, vy। तो vy पता करो, टू फाइंड vy इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या बात समझ में है, यहाँ पे v वेलोसिटी दिया है,
100 किलोमीटर पर आवर। उसका कंपोनेंट देखो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक कोई मान लो 50 किलोमीटर पर आवर बोला है क्वेश्चन में, 50 किलोमीटर पर आवर, तो अगले का पता करो वी वाई क्या है ना। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, वी कंपोनेंट को दो में तोड़ना है, मगर एक सफिशिएंट डाटा नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया है, तो उसके जगह क्या दे दिया है, वी एक्स कंपोनेंट दे दिया है ना। एक कंपोनेंट दे दिया है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, मान लो एक्स एक्सिस के, वाई भी मान सकते हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दिया है, तो वी वाई पता कर लो। तो चलो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है, वी नो डैट, हम लोग पहले ही जानते हैं कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये r की जगह वेलोसिटी आ जाएगा टोटल, हियर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v का x स्क्वायर प्लस v ऑफ y स्क्वायर। अरे क्या हुआ, r असल में क्या है हमारे लिए इस क्वेश्चन में v के बराबर है, vx क्या है, x के बराबर है, मतलब वो जो कंपोनेंट होता है एक कॉमन फॉर्मूला था, और y क्या है, y कंपोनेंट vy। तो चलो यहां से वैल्यू पुट करते हैं, यहां से मिलेगा v इज इक्वल टू, या 100 इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस वी वाई, जिसकी वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, का स्क्वायर। ठीक, ये अंडर रूट को इधर ले आते तो 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। इस वी वाई को अकेला छोड़ देते हैं तो ये बचेगा वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस 2500। ठीक है, हाँ 2500, इसको माइनस करेंगे और साथ में वी वाई की वैल्यू निकालना है, वी वाई स्क्वायर की नहीं निकालना है, तो ये इधर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखो 10,000 माइनस 2500 कितना होता है, 7500। अब इसका अंडर रूट कुछ ऐसा आएगा, वी वाई इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 3 इंटू 100, ये सही है, 25 3 75 इंटू 100 7500। तो देखो 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, और 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, यानी 3 बस बचेगा अंदर, बाकी 5 और 10 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब वी वाई इज इक्वल टू 50 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड, ओ सॉरी मीटर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर, मतलब एक कंपोनेंट 50 किलोमीटर पर आवर का था और दूसरा होगा 50 अंडर रूट 3। वैल्यू रख लो अंडर रूट 3 की 1.732, मल्टीप्लाई कर दो 50 से, उतना हो जाएगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, किलोमीटर पर आवर। गॉट दैट? ये हुआ फाइंड द अदर कंपोनेंट। तो आंसर क्या होगा, द अदर कंपोनेंट इज 50 अंडर रूट 3 किलोमीटर पर आवर। बाय द वे, इसको एक तरीके से और पता कर सकते थे, वो तरीके से आप पता करना, मैं पहले भी बोला हूं कि ये तरीका भी होता है। क्या होता है, आपको पहले से पता है ये वाला वेक्टर की वैल्यू v की 100 थी, और इधर वाला ये पता है vx इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या करो, ये बीटा पता कर लो, ये बीटा की वैल्यू पता कर लो। तो कैसे पता चलेगा, हमको मालूम है कि v क्या होगा, x इज इक्वल टू आर कॉस बीटा के बराबर होता है, x इज इक्वल टू आर कॉस बीटा के बराबर होता है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, इसके लिए vx इज इक्वल टू v कॉस बीटा। ठीक, उसमें से v 100 रख दो, vx की वैल्यू 50 रख दो, तो यहां से बीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक, और वैसे ही ये पता करके बीटा पता कर लिए, और अगले के लिए क्या रखेंगे, vy इज इक्वल टू v साइन बीटा। तो बीटा की वैल्यू यहां पता रहेगी, v की वैल्यू पता, तो vx भी निकल जाएगा। ये भी आसान है, दिस इज ऑल्सो वे टू कैलकुलेट इट, बट बाय द वे आई हैव शोन यू इन दैट वे। अगर एंगल नहीं दिया है तो एंगल में वो टर्म्स रखने में थोड़ा कठिन जाता है, दैट्स व्हाई this is the solution. So let us understand a new term now.
So let us see this question. By the way, this question is not related at all to motion. ये क्वेश्चन पूछ रहा है a force of 20 Newton is inclined at 30 degree to the y x axis. ये फोर्स वाला ना काम मोशन में होता नहीं है ना. मोशन में हम लोग फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते, मगर क्योंकि अभी हम लोग रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना वेक्टर का, इसलिए फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमको आइडिया क्लियर हो जाए कि ये कंपोनेंट में तोड़ने वाला क्या बात है. क्योंकि मोशन में हम लोग बार बार यही चीज करेंगे, वेलोसिटी को तोड़ेंगे, एक्सेलरेशन को तोड़ेंगे दो कंपोनेंट में. ठीक, तो वो चीजों को हमें बहुत अच्छे से पक्का करना है. तो कैलकुलेट इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट. तो क्या बोल रहा है देखो, एक ऑब्जेक्ट है, उसको ना एक फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगा हुआ है कितना 20 न्यूटन का, और वो एक ऑब्लिक डायरेक्शन में लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे. ठीक, तो बोल रहा है कैलकुलेट एक्स एक्सिस डायरेक्शन में और वाई एक्सिस डायरेक्शन में. तो इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इसको सामने की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, मान लो एफ एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ऊपर के डायरेक्शन में एफ वाई कितना फोर्स लग रहा है. अब ऑब्वियस सी बात है, आप किसी ऑब्जेक्ट को एक ऑब्लिक डायरेक्शन में खींचते हो ना, तो वो ऊपर भी उठने की कोशिश करता है और आगे भी बढ़ने की कोशिश करता है. क्यों? क्योंकि फोर्स वैसा लग रहा है उस पर. तो हमें यहाँ पे समझना क्या है, मोशन वाली बात हो रही है, सॉरी मोशन वाला चैप्टर है, मगर यहाँ फोर्स वाली बात हो रही है. जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है और वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है. इससे हमको आइडिया मिलेगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन से फोर्स कितना लग रहा है. हम लोग यही दोनों क्यों पता करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा. टू डायमेंशन किससे बनता है, एफ एक्स और वाई से. यही पता कर लेते हैं, आपको रिजल्टेंट कुछ भी पता चल जाए, इसको हम तोड़ देंगे कंपोनेंट में. चलो तोड़ देते हैं. गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया है हमारे पास f इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एंगल 30, तो बीटा मान लेते हैं उसको 30 डिग्री, 30 डिग्री का बीटा मान लेते हैं. ठीक, और पता क्या करना है, टू फाइंड, पता करिए, बोलता है एफ एक्स क्वेश्चन मार्क और एफ वाई क्वेश्चन मार्क. अभी अभी हमने जाना वी नो डैट, क्या हम जानते हैं कि वी नो डैट कि जब ऐसा कुछ फंसे तो एक्स वाला कंपोनेंट आर कॉस बीटा के बराबर होता है. एक्स वाला कंपोनेंट आर कॉस बीटा, आर क्या है यहाँ पे, एफ के बराबर है. अरे हमारे फॉर्मूले के लिए यहाँ के हिसाब से आर क्या है, एफ रिजल्टेंट, और एक्स क्या है, एफ एक्स. तो एफ एक्स हो जाएगा 20 इंटू कॉस 30 डिग्री. चलो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू सोचिए, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू याद आया, 20 इंटू √3/2. ठीक, 1 जा 10 जा, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 √3 न्यूटन. एक तो पता चल गया, दूसरा भी पता चल जाएगा, दूसरा भी पता चल जाएगा, इसको मिटाया जाए. दूसरा क्या है, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू साइन बीटा. याद आ रहा है, y इज इक्वल टू आर साइन बीटा. तो यहां के लिए फोर्स हो गया, तो ये हो गया y एफ वाई इज इक्वल टू 20 इंटू साइन 30 डिग्री. साइन 30 की वैल्यू 1/2. ये 1 जा, ये 10 जा, क्या बचा 10 न्यूटन. तो ये हमें पता चल गया, कैलकुलेट्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 10 √3 न्यूटन, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 10 न्यूटन. दिस इज इट, है आसान है ना. फॉर्मूले जो दिए हुए हैं उसी में हमको खेलना है, जो अभी हमने समझा अपना कॉन्सेप्ट उसी में हमको खेलना है. ठीक, अब तो ये तो हुए जो क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में काम आएंगे. एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, जो आपको इस चैप्टर में तो काम आएंगे ही, साथ ही कंपटीशन एग्जाम में नेक्स्ट लेवल में भी काम आते हैं. नेक्स्ट लेवल जो बोलते हैं उसको हम, उसमें भी काम आएंगे. तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं. सो हियर इज वन क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या पूछ रहे पढ़ते, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप, देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ऐसे क्वेश्चन देखे ना 90% जो वेक्टर को ठीक से नहीं समझे हैं उन लोगों के विकेट डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब उनका गया विकेट, वो सोचते हैं कि ये सॉल्व नहीं होगा, छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मगर है कितना आसान, आप देखिए असल में क्या बता रहा है, यहां पर बता क्या रहा है, एक्चुअली इट इज टेलिंग अस कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। वेक्टर को डिफाइन करने का तरीका ठीक दिख रहा है, वेक्टर को डिफाइन करने का तरीका यही तो है, हमने अभी अभी देखा कि क्या करो, उसको आई कैप जे कैप मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना कितना मैग्नीट्यूड बना रहा है उस हिसाब से आप सेट कर लो। तो ए कैप ए वेक्टर को हम कैसे शो कर सकते हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप। बी वेक्टर को कैसे शो कर सकते हैं, आई यहाँ पे जो दिया हुआ है बी वेक्टर बी को आई कैप जे कैप के फॉर्म में आई कैप माइनस 2j, इस तरीके से क्वेश्चन में दे दिया है। अब बोल रहा है कि इसका एक वेक्टर रिजल्टेंट आर वेक्टर जो कि इन दोनों के एडिशन से बना हुआ है वो कैलकुलेट करो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो सॉल्व करके देखते हैं होता क्या है। एक्चुअली ये एक नई चीज है वेक्टर, ये आई कैप जे कैप दिखता कुछ नया है, इसलिए हमको लगता है कि इट इज हार्ड, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो हार्ड। आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए देन इट इज लाइक इजीएस्ट थिंग टू डू इन फिजिक्स। ओके, ए वेक्टर 3i प्लस 2j, बी वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप, इसकी वैल्यू पहले से दे रखी। बोलता है पता करो टू फाइंड वेक्टर एडिशन का आर वेक्टर जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, पता करो क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर होगा, एडिशन वेक्टर एडिशन के बराबर होगा। तो चलो रख देते हैं सबकी वैल्यू, यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस बी की वैल्यू रखते हैं आई कैप माइनस 2j कैप। देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ए वेक्टर की वैल्यू रखा प्लस बी वेक्टर की वैल्यू रखा, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, आई वाले को आई वाले के साथ प्लस करूंगा, जे वाले वेक्टर को जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ में एड या सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो देखो 3i प्लस आई, सब ब्रैकेट खोलते जा रहा हूं ना, 2j प्लस आई माइनस 2j, सिर्फ ब्रैकेट खोला होगी। अब देखो आई वाले क्या है, ये और ये, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1i। अरे आई वेक्टर के सामने कुछ नहीं आने वाला है, तो चलो 1, 3 प्लस 1i, और ये हो जाएगा, ये जे वाला हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2j कैप। ठीक, तो अब इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो 3 प्लस 1 4i, 2 माइनस 2 प्लस के बाद 0j कैप। मतलब इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन से जो रिजल्टेंट बन रहा होगा वो 4i कैप प्लस 0j कैप इतने के बराबर होगा। कभी कभी ये जीरो वाले टर्म को हटा भी देता है ना, क्यों, क्योंकि उसका तो वैल्यू 0 हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो 4i भी लिख सकते हैं, 4i कैप भी लिख सकते हैं इसको। ओके, यानी कि वेक्टर को हमको शो करने का एक नया तरीका है जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों एक साथ हो, वो क्या होगा, आई कैप जे कैप के फॉर्म में होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ, याद करिए ये होता था x और ये होता था y, जिसमें आई और आई कैप और जे कैप रहते थे। तो x और y क्या होते थे, x एक्सिस y एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट होते थे उसके मैग्नीट्यूड के, और आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर होता था। तो उसी के फॉर्म में ही रखते हुए हमने उसका रिजल्टेंट निकाल दिया। ठीक, अब इसका मान लो मैग्नीट्यूड पता करना होगा ना, तो क्या होगा, ये इसका x हो गया और ये इसका y हो गया, तो r इज इक्वल टू, या सिंपल r वेक्टर का मॉड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल अंडर रूट, तो उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा आपको, मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा, और मैग्नीट्यूड से आप डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, tan बीटा y अपॉन x 0/4 है ना, इस प्रकार से। सो दिस इज द
वेरी इजी वे टू सॉल्व वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप, इस प्रकार से वन क्वेश्चन आई एम गिविंग एज अ होमवर्क एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे पहले वाले क्वेश्चन किए थे वैसे वाले क्वेश्चन, और अभी नए टाइप के क्वेश्चन, ये जो है ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, आप उसको सॉल्व करें। ओके, और लेट अस अंडरस्टैंड वेक्टर्स सो दैट वी कैन अप्लाई इट ऑन द मोशन इन अ प्लेन, है ना। मोशन इन अ प्लेन में जब देखेंगे ये वेक्टर्स को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करने वाले हैं। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चंस फर्स्ट। सो हियर इज 2 क्वेश्चंस एज असाइनमेंट। इसको आप खुद से ट्राई करना, पॉज इट हियर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। जो पूछ रहा है पहला, 2 फोर्सेस आर एक्टिंग, 2 फोर्स लग रहे हैं। F1 वेक्टर के फॉर्म में है, आई कैप प्लस 4j कैप न्यूटन यूनिट है उसका। F2 वेक्टर 3i कैप माइनस 5j कैप न्यूटन। तो उसका रिजल्टेंट पता करो। रिजल्टेंट मतलब करना क्या है, सिंपल रिजल्टेंट एडिशन करना है। 2 फोर्स काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट उसका एडिशन होगा। ऐड करके देखना आप इसको, वो भी एक फॉर्म में आएगा, आई कैप जे कैप के फॉर्म में। वैसे ही दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड का, ठीक, हैज इट्स y और उसका y कंपोनेंट 5/2 मीटर पर सेकेंड का है। 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी का y कंपोनेंट 5/2 मीटर पर सेकेंड का है। तो x एक्सिस का कंपोनेंट पता करो, ये भी हो जाएगा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और पूरे वेक्टर को आप अच्छे से ग्रास्प करके रखें, ग्रिप में रखें, तो अब जाकर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। पोजीशन वेक्टर से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी कैसे वेक्टर में पता करेंगे, और एक्सेलरेशन को वेक्टर में कैसे एक प्लेन के लिए पता करेंगे, 2 डायमेंशन के लिए। सो दिस इज इट फॉर टुडे। कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।